नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय पर चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान के प्रथम भाग भूगोल। भूगोल के प्रथम अध्याय संसाधन और विकास। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन अर्थात रिसोर्स प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करके अपनी पसंद की चीज़ों का निर्माण या उत्पादन करना, अर्थात प्रकृति के जिन चीज़ों का हम उपयोग कर पाते हैं संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का उपयोग करके अपने लिए तैयार औजार बनाना और औजारों को अन्य प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करके अपनी पसंद की चीज़ों का निर्माण या उत्पादन करना। इस उत्पादन कार्य में वह प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। अब यहाँ आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन और उसका उपयोग। प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल, तेल, जंगल, चट्टान, खनिज, मिट्टी, जानवर। जल का उपयोग सौर ऊर्जा के रूप में या पानी पीने के रूप में उपयोग करते हैं। तेल का उपयोग ऊर्जा के रूप में, ईंधन के रूप में करते हैं। जंगल का उपयोग लकड़ी, भोजन और दवा, लुगदी, वन्य जीवों का अलावा रबर प्राप्त करने में करते हैं। चट्टान का उपयोग आवास निर्माण, सड़क निर्माण या मूर्ति निर्माण या अन्य बहुत सारे चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। खनिज का इस्तेमाल आभूषण के रूप में, कांच, डिब्बे, मिट्टी के बर्तन इत्यादि बनाने में। मिट्टी का कृषि के रूप में, खिलौने बनाने में, मकान बनाने में और बहुत सारे चीज़ों में मिट्टी का इस्तेमाल कर पाते हैं। जानवर का भोजन के रूप में, ऊन के रूप में, जैसे यहाँ पर आपको भेड़ दिख रहा है तो भेड़ का हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, इसका ऊन का इस्तेमाल करते हैं और इसका मांस को भी भोजन के रूप में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के ये प्राकृतिक संसाधन है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब जानते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है समाप्यता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भाग में बांट सकते हैं, जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे हैं जो सजीव जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़, जीव जंतु इत्यादि जैव संसाधनों में आते हैं। अजैव संसाधन वे होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से हमको प्राप्त होता है, जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी और अयस्क। ऐसे बहुत से संसाधन हैं जो अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन, जैसे सौर, पवन ऊर्जा, हवा, पानी, वनस्पतियाँ, जीव जंतु। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, जिसका उपयोग एक बार कर लेने के पश्चात उसको दोबारा इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं, जैसे पेट्रोल, कोयला इत्यादि। संसाधन किसका है? संसाधन मुख्य रूप से अनेक वर्गों में बांट सकते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, जिसमें किसी व्यक्ति का अपना स्वयं का संपत्ति होता है और उसका इस्तेमाल वो स्वयं कर सकता है, जैसे घर है, कार है, मोटर गाड़ियाँ हैं या धन दौलत है। दूसरा है सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन, जिसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं, जैसे शमशान घाट, तालाब, बोरिंग, जल, जंगल, हवा, ये सब सार्वजनिक संसाधन के रूप में आते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन।
राष्ट्रीय संसाधन, जो राष्ट्र का संसाधन होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जिस पर नियंत्रण सरकार की होती है। जैसे खनिज है, जंगल है, तेल है, ये हमारे देश में कहीं भी प्राप्त यदि होता है, किसी के घर में ही क्यों ना हो या किसी के खेत खलिहान में क्यों ना हो, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिस पर देश का भी नियंत्रण नहीं होता है। इस पर एक संस्था होती है जो विश्व समुदाय की होती है, जो उन चीज़ों का जो जिस देश से समुद्र तट से 200 किलोमीटर के बाद यदि कोई खनिज या अन्य बहुमूल्य चीज़ें प्राप्त होती हैं जिसे विश्व के लोगों के हित के लिए उपयोग किया जा सकता है, ऐसे संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। विकास के आधार पर संसाधन। पहला संभावित संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिसकी संभावनाएं भी है, ये बहुत सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस संभावना बचाओ, इसलिए इसे संभावित संसाधन कहते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन, जिन संसाधनों का विकास हो चुका है, जिसके हम जानते हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये विकसित संसाधन, जैसे पेट्रोल, कोयला, अयस्क। और तीसरा है भंडार। भंडार वे संसाधन होते हैं जो हमारे पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन उसका उपयोग हम टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से उसका उचित रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारा पानी है, जो दो गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो ज्वलनशील गैसें इसका इनसे बनती हैं, परंतु हम इसका पन चक्की के माध्यम से इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल तो कर पाते हैं, परंतु इसमें संचित जो ऊर्जा है उसका टेक्नोलॉजी हम लोग पास नहीं है, जिसके कारण से हम पानी के अन्य ऊर्जा के रूप में इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और चौथा है संचित कोष। ऐसा संसाधन जो हमारी पृथ्वी पर भंडार के रूप में है, संचित है, और उसका इस्तेमाल अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है, और वो प्रचुर मात्रा में जिसको खोजना भी बाकी है, इसे हम संचित कोष के रूप में जानते हैं। अब आते हैं संसाधनों का विकास। संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता को पर्यावरणीय स्रोत प्रकार या इन्वायरमेंट सोर्स फंक्शन कहा जाता है। संसाधन का विकास, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं की पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। संसाधनों का नष्ट होना, कुछ व्यक्तियों के व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण हमारे संसाधन नुकसान उठा रहे हैं, बहुत हानि हो रही है प्रकृति में। दूसरा है कुछ लोगों के हाथ संसाधन होना और कुछ के पास संसाधन का नहीं होना। इससे समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है, पहला अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। अमीर वर्ग वे हैं जिसके हाथ में समुचित संसाधन है, और गरीब वर्ग वे हैं जिसके हाथ में संसाधनों की कमी है या संसाधन नहीं है, ये अमीर वर्ग पर निर्भर है। तीसरा है संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करना। संसाधनों का जब हम अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें प्रकृति में बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ओजोन परत पर छिद्र होना, अधिक बाढ़, अधिक वर्षा, ओलावृष्टि होना, अधिक गर्मी पड़ना, नदियों समुद्रों का पानी प्रदूषित होना, सूखा पड़ना। इस प्रकार के बहुत सारे संसाधन हैं जिसका हम अत्यधिक दोहन करते हैं, जिसकी वजह से उसका उन संसाधनों का नष्ट होना पड़ जाता है, और हम उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करें, इसका संयोजन किस प्रकार से करें। सन 1962 में रेचेल कार्सन ने अपनी पुस्तक
निस्तब्ध वसंत साइलेंट स्प्रिंग में लिखा है कि पक्षियों व कीट पतंगों की चुप्पी के पीछे कीटनाशकों का भयावह प्रभाव है जो मनुष्यों पर भी पड़ रहा है। प्रकृति में संसाधनों का किस प्रकार नष्ट हो रहा है, इसे देखें। यहाँ इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि झील के किनारे मरी मछलियाँ, ऐसे ही जल प्रदूषण से इस प्रकार की नदियाँ बर्बाद हो रही हैं और पीने के योग्य जो पानी है वे नष्ट हो रहे हैं। इससे अनेक जीव जंतुओं पर संकट आ गया है, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो गई हैं। बड़े बड़े उद्योगों पर निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जिसे हम नदियों में बहा देते हैं, जिसकी वजह से नदियाँ पूरी तरह से दूषित हो गई हैं और वह मृतप्राय हो गई हैं। कुछ कुछ नदियों को तो डेथ रिवर्स भी घोषित कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखें वायु प्रदूषण के एक ज्वलंत उदाहरण है। यह बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैसों से हमारा वायु भी प्रदूषित हो रही है। जहाँ हमारे एक ओर हम वृक्ष को काट रहे हैं और ऑक्सीजन हमें कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रहे हैं, वहीं पर अत्यधिक औद्योगिकरण की वजह से हम लगातार उत्पादन कर रहे हैं और धुएं छोड़ रहे हैं और वायुमंडल में प्रदूषण की भरमार हो गई है और लोग इसी वजह से अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। प्राकृतिक संसाधन विकास के मूल आधार हैं, क्योंकि कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होते हैं। इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता को पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य कहा जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पर्यावरण किस प्रकार से अपना चक्रीकरण करता है और ऊर्जा को प्रकृति में प्रदान करता है और पुनः उसको किस प्रकार से ले लेता है। इस प्रकार से चक्रण लगातार चलते रहता है। जब संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो जाता है या प्रदूषित संसाधनों को बिगाड़ देता है, अगर हम अनवीकरणीय संसाधनों का नियंत्रण उपयोग न करें या नदी नालों या हवा का प्रदूषण न रोकें तो जल्दी ही विकास के लिए जरूरी संसाधन नहीं मिलेगा और विकास में रुकावट आ जाएगी। हमें विकास का ऐसा मार्ग अपनाना होगा जो प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक स्वस्थ स्थिति में उपलब्ध रखे, विकास और खुशहाली को लंबे समय के लिए अर्थात टिकाऊ बनाए रख पाए। इसी को टिकाऊ विकास या टिकाऊ खुशहाली कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं। संसाधनों का प्रबंधन। संसाधन को मुख्य रूप से हम दो प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं। पहला है वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देना और दूसरा है संसाधनों का नवीनीकरण करना। वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देना जैसे कोयला के स्थान पर प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पन ऊर्जा इत्यादि का इस्तेमाल। प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के पश्चात उसका संशोधन करना, फिर उसे ज्वलनशील तेल में निर्माण करना या उसे दूसरे वस्तुओं में निर्माण करना, इसे हम वैकल्पिक संसाधनों के रूप में अपना सकते हैं। दूसरा है संसाधनों का नवीकरण करना। किसी भी ऐसे संसाधनों का जिसका एक बार उपयोग करके पुनः संशोधन पश्चात दोबारा उपयोग बनाना संशोधन का नवीनीकरण करना कहलाता है। जैसे हम जल का इस्तेमाल करते हैं, उसे टरबाइन के माध्यम से बिजली पैदा करते हैं और उस जल का इस्तेमाल हम खेतों में, वनों में इस प्रकार से हम कर सकते हैं और इसका चक्रीकरण होता है, जिसमें आपने इस चित्र के माध्यम में देखा कि जल का किस प्रकार से चक्रीकरण किया जा रहा है। ऐसे ही हमारे आसपास में बहुत सारे अयस्क पाए जाते हैं, जैसे लोहा, उसका एक बार इस्तेमाल करने के पश्चात उनका फिर से उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई चीज़ टूट फूट गया है, खराब हो गया है, तो उसे
फेंकने के बजाय उसे फिर से हम रिसाइकल करके दूसरे उपयोगी वस्तुओं के रूप में हम लोग काम कर सकते हैं। शासन के द्वारा इन संसाधनों का पुनः नवीनीकरण कर सकें, पूरा उपयोग युक्त बना सकें, इसके लिए कुछ नियम और मापदंड बनाए गए हैं, जिसमें कचरे का पुनर्चक्रण, उद्योगों पर प्रदूषण नियंत्रण का उपकरण लगाना, सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, विशेष प्रदूषण युक्त पदार्थों की जांच और नियंत्रण, जैसे मरकरी है, लेड है, क्रोमियम है, ऐसे जो जहरीली प्रदूषण युक्त पदार्थ हैं उन चीज़ों का नियंत्रण करना, अत्यधिक रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक लगाना या उसकी जगह पर ऐसे तत्वों का या कीटनाशकों का इस्तेमाल करें जो ज़्यादातर जीव जंतुओं पर नुकसानदेह न हो, कम जहरीला हो। इस प्रकार से वैकल्पिक संसाधन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम नवीकरणीय संसाधन का एक चक्र देख रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक चीज़ें किस प्रकार से अपने आप को नवीनीकरण कर सकती हैं, जिसमें से यहाँ पर सौर ऊर्जा, वाटर और वाइन, जंगल, इस प्रकार से जब हम प्रकृति से हमको जब वाटर प्राप्त होती है तो कुछ समय पश्चात उसका वाष्पीकरण होता है और पुनः वो प्रकृति में पहुँच जाता है। इसी प्रकार से जंगलों से प्राप्त जो चीज़ें हैं वे भोज्य पदार्थ के रूप में जीव जंतु उसको प्राप्त करते हैं और उसके अपने मल के माध्यम से पुनः उसको निकाल देते हैं और दूसरे जीव जंतु उसको खाते हैं और वो खाद बनता है और उससे नए पौधे का निर्माण होता है। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जीव जंतु उस ऑक्सीजन को लेकर पुनः उस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और उन कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से ये चक्रण चलता रहता है, जिसे हम नवीकरणीय संसाधन के रूप में देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधनों में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या न्यूक्लियर, जिसका एक बार इस्तेमाल करने के पश्चात इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम अनवीकरणीय संसाधन के रूप में जानते हैं। संसाधनों का समुचित उपयोग। आज जिस प्रकार भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ मची हुई है, उससे संसाधनों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जिस प्रकार कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य करने लगे तो पृथ्वी की इस जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 4 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। इस विषय पर गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के लालच की संतुष्टि के लिए अपर्याप्त है। संसाधन प्रबंधन के नए मौके और चुनौतियां। केस अध्ययन में इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हैं। पंजाब के हरिएक बांध से यह नहर निकाली गई है। यह थार मरुस्थल होते हुए पाकिस्तान की सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है। इसके मुख्य नहरों की लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है, जबकि सभी उपनहरों की मिलाकर कुल लंबाई 9,660 किलोमीटर है। इसके द्वारा प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 20 लाख हेक्टेयर है। इसे इसका कमान क्षेत्र कहा जाता है। यह थार मरुस्थल का क्षेत्र है जहां एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने वाले रेत के टीले पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वनस्पतियां नगण्य हैं, अतः हवा द्वारा मिट्टी का कटाव अधिक है। गर्मी में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। औसत वार्षिक वर्षा मात्र 10 मिलीमीटर से भी कम होती है। थार मरुस्थल के इन क्षेत्रों में विकास के कार्य। चरण 1 के कमान क्षेत्र में सिंचाई 1960 के प्रारंभ हुई, जबकि चरण 2 की शुरुआत 1980 से हुई है। नहर के मरु क्षेत्र हरा भरा और नम हो गया है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव कम हो गया है। वनीकरण और चारागाहों का विकास हुआ है।
सिंचाई की गहनता का प्रभाव यह है कि इन क्षेत्रों में कभी चना, बाजरा और ज्वार की खेती होती थी, वहाँ अब गेहूँ, कपास और मूंगफली की खेती होने लगी है। इसके साथ ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ने लगे हैं। सघन सिंचाई के कारण और जल के अत्यधिक प्रभाव के कारण जल भराव एवं मृदा लवणता की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इस प्रकार से हम प्रकृति का प्रबंधन करें, प्रकृति का विकास करें, जिससे हमारा संसाधन का विकास होगा और भविष्य में इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास और भी मौके होंगे और हमारा विकास का यह जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलता रहेगा। धन्यवाद।